हाँ तो बच्चों, मैं आज यहाँ स्कूल सैंपल पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ। ये प्रीवियस ईयर के डिफरेंट स्कूल के सैंपल पेपर्स हैं, जिनमें मैं यहाँ अभी 1 मार्कर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा रेगुलर बेसिस पे। ठीक है भैया, बीच बीच में टाइम स्पेंड बाद आपको यूट्यूब पर सभी बच्चों को वीडियो मिलेंगे, जिसमें हम 1 मार्कर क्वेश्चन, जो कि अभी कोरोना की स्थिति देखते हुए स्कूल अभी खुलने नहीं जा रहे आप लोगों के, तो सब ये 1 मार्कर और इसी तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है भैया, और ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये आप लोगों के ही स्कूल टीचर ने जो लास्ट ईयर पेपर लिए थे फर्स्ट टर्म में, लगभग सिलेबस भी उस वक्त भी इतना ही था, आज भी उतना ही है। आपके ही स्कूल टीचर ने पेपर बनाए थे। ठीक है, और बहुत सारे स्कूल टीचर के जो जो उन्होंने पेपर बनाए थे वो हम सॉल्व करेंगे, तो उससे हमें एक पूरा आइडिया आएगा कि किस तरह का क्वेश्चन है जो कि इस वक्त पूछा जा सकता है। और ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, तो ये आपको अभी जैसा ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं उसमें बहुत बहुत आपके लिए हेल्पिंग होंगे, इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से करिएगा। प्रैक्टिस करना है, समझ के करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, देखिए पहला पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखिए ऊपर देख सकते हो आप, ये हाँ कोई पीरियोडिक टेस्ट है, ये प्रीवियस ईयर 1920 का सेंट्रल स्कूल का। ठीक है भैया, तो ऐसे हम बहुत अलग अलग स्कूलों के पेपर सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हम 1 मार्कर क्वेश्चन ही सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनते रहना। उसने बोला द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर विल टर्मिनेट। वो कह रहा है ये रैशनल नंबर डेसिमल के कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा। ठीक है, आप आंसर दे दोगे, बहुत बच्चों की नॉलेज है, लेकिन पहला स्टेप ध्यान रखना, जैसा आपको बैच में सिखाया था कि कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल करो किसी भी टेबल से कोई भी नंबर। नहीं सर, कैंसिल नहीं हो रहा। फिर आपको कहा था कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेट होगा जब नीचे फैक्टर सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो, या दोनों हो, या दोनों हो। सर टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, कितने डिजिट बात करेगा? 2 और 5 में जिसकी बड़ी पावर हो, और जितनी बड़ी पावर हो उतने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा। ऐसा हमने सीखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव क्लासेस में, पूरा रीजन के साथ सीखा हुआ है। यहाँ 2 और 5 में बड़ी पावर 2 की और 2 है, यानी ये 2 डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा, ये 2 डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा। एक नॉर्मल आदत होती है बच्चों, पेपर में हमको आंसर दिखा, डायरेक्ट दिखा, हमने आंसर मार्क कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा, ध्यान देना। 1 मार्क में कोई रीजन नहीं देना है आपको, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, जिसका आंसर बी पार्ट है, बी पार्ट है 2 है। ठीक है भैया, तो वो बॉक्स में ठीक से लिख दिया करो, टीचर को विजिबल हो, क्लियर हो। ठीक, ध्यान से देखते रहना, ध्यान से सोच के करेंगे, समझ के करेंगे। मैं बहुत जगह रीजनिंग दूंगा अच्छे से, जहाँ डायरेक्ट आंसर हो सकता है, डायरेक्ट दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव क्लास में सबने मेरे साथ सीखा ही हुआ है। इफ वन जीरो ऑफ quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then find the value of k। वो कह रहा है अगर इस क्वाड्रेटिक का एक आंसर 2 है तो k बता दो। देखिए सेकंड क्वेश्चन मैंने शुरू किया, मुझे कहा गया है इस क्वाड्रेटिक का एक जीरो, दो आंसर आते हैं यूजुअली, जीरो यानी एक्स की वैल्यू। ठीक है भैया, वो 102 है, तो k बता दो। सबको पता है पॉलिनोमियल में जीरो का मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू है जो उस पॉलिनोमियल में पुट कर देने पे उसे जीरो कर दे, जो उस पॉलिनोमियल में पुट कर देने पे उसे जीरो कर दे। ठीक है, तो आप पहले माइंड में सोच लो, अगर ये इसका आंसर है तो एक्स की जगह 2 डालो, इसमें जीरो के इक्वल होना चाहिए, उससे के बैलेंस होकर आ जाएगा। तो एक्स की जगह मैंने 2 डाल दिया। ठीक है जी, तो जीरो का मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल में पुट कर देने पर इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा, इससे के वाली इक्वेशन बन गई, के आ जाएगा। तो जो पहला ही सैंपल पेपर हो रहा है, जब बहुत सारे सैंपल पेपर कर लोगे आप, तो आपको आइडिया आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सभी पेपरों में चलते हैं, मतलब कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टीचर कोई भी हो उन्होंने पूछने ही है। ठीक है भैया, तो देखो 4 + 6 + k = 0, और इससे k में निकालूंगा तो ये मेरे पास -10 आ जाएगा। ये k का आंसर मेरे पास -10 आ गया। होता क्या, 1 मार्कर क्वेश्चन में हमने आंसर निकाल दिया और छोड़ दिया। ठीक है भैया, नंबर कट जाएंगे जी। अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, ऑप्शन एमसीक्यू क्वेश्चन है, k का आंसर -10 आ चुका है, तो साइड में वहां लिखो ए ऑप्शन है आंसर। ठीक है भैया, और ऐसे बिल्कुल क्लियरली अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग आंसर आपको टीचर को दिखाने हैं, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में, रफ वर्क नहीं कर देना है आपने। देखते जाइए, थर्ड क्वेश्चन, उसने बोला के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि इन दो इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है, इन दो इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है। अच्छा, पेपर में जो आंसर मार्क है वो सही या गलत कुछ नहीं मान लेना,
मैं निकाल रहा हूँ, वो बच्चे ने पेपर सॉल्व किया हुआ है किसी ने, तो सही गलत कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप समझते हुए प्रैक्टिस करें। बहुत बच्चा ऐसा होता है जो जानता है चीज़ों को। ठीक है, आप मेरे से पहले कर दो फटाफट से, वो भी एक अच्छी बात है। पहला इक्वेशन के एक्स माइनस वाई इक्वल 2 है, दूसरा 6x माइनस 2y इक्वल 3 है। इक्वेशन स्टैंडर्ड सिंपल है, एक्स वाई लेफ्ट है, कांस्टेंट राइट है। बोलता है यूनिक सॉल्यूशन पे के निकालो। हर बच्चा जानता है यूनिक सॉल्यूशन पे a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2। यहाँ वैल्यू डालोगे, a1/a2 वैल्यू आ गई k/6 नॉट इक्वल, b1/b2 वैल्यू डालोगे जो कि y के कोफिशिएंट -1 -2 है। ठीक है भैया, वो देखो b1 b2 की वैल्यू मैंने रख दी है इसमें। नेगेटिव नेगेटिव देखिए कट हो रहा है। ठीक है, और अब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा k नॉट इक्वल 6/2। ठीक है, बीच में यूनिक सोल्यूशन में नॉट इक्वल होता है, देखो उसे इक्वल मत कर देना जल्दबाजी में। तो ये आपका आंसर यहाँ आ जाएगा k इज नॉट इक्वल टू 3। k इज नॉट इक्वल टू 3 यूनिक सोल्यूशन। और सब बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन जरूर लिखना है, तो बी पार्ट देखो ऑप्शन आ गया। ठीक है भैया, तो इस बच्चे का तो देखो गलत हो गया, यूनिक सोल्यूशन पे के निकालना था, बीच में नॉट इक्वल होता है। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, तेज तेज करना है, समझ के भी करना है। जहां सब लोग यूट्यूब से कर रहे हैं, जहां दिक्कत है वहां आप पॉज कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, लेकिन तेज से करिएगा। फोर्थ, फोर्थ में देखो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स जो है इक्वल दिए हुए हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बोलता है सी बता दो। हर बच्चा तो जानता है क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर इक्वल है, रूट्स अगर इक्वल है तो डी जीरो के इक्वल होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के इक्वल होगा। एबीसी की वैल्यू चेक कर लेना, कई बार ना वो क्वाड्रेटिक में वो कहीं कुछ कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है, बी की जगह ए की जगह बी। सर वही है सर, एक्स के कोफिशिएंट को ए कहते थे, एक्स के कोफिशिएंट को बी, कांस्टेंट को सी। सर उल्टा पुल्टा कुछ नहीं है। तो ठीक है, रूट इक्वल है तो टी जीरो होता है, याद होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो है, वो आपसे सी पूछ रहा है। कुछ है ही नहीं भैया, नंबरों में कुछ नहीं है आपके पास, आपको सी निकालना, आप इसी से निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए सी निकालना है तो सी वाली टर्म एक तरफ ले गए, सी को वहीं छोड़ दिया, बाकी टर्म लेफ्ट ले गए, तो सी का आंसर आ गया बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। ठीक है भैया, और आप ऑप्शन देखोगे तो ये ऑप्शन आपकी डी पार्ट मैच हो गई। ठीक है, इसी तरह से आंसर बॉक्सेस में ऑप्शन साइड में अच्छे से लिखा करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, टीचर को आपको आंसर तैयार देने हैं, उनको जितना जल्दी आंसर देखेंगे उतना ही वो आपको बेटर समझेंगे, आपके पेपर से वो आपको समझते हैं, आपको बेटर समझेंगे और वो नंबर दे पाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में सेम बात करूं कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम में 1 मार्कर में आता ही है। फिफ्थ में वो मेरे को कह रहे हैं के 2k-1 2k+1, ये 3 नंबर एपी में है तो के बताना है। बच्चे सोच रहे हैं सर तीनों नंबर एपी बना रहे हैं, के कैसे निकालूं? तो आप सबको पता है के आएगा किसी के वाली इक्वेशन से, किसी के वाली इक्वेशन से। सर इक्वेशन कैसे बनाऊं? बच्चे एपी का मतलब सोचो सारे फटाफट से। सब बच्चे कह रहे हैं सर हमने पढ़ा हुआ है, एपी में कॉन्जिक्यूटिव टर्म के डिफरेंसेस इक्वल होते हैं सर। सर ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। सर अगर एपी है तो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म में पोस्ट माइनस प्रीस और डिफरेंस इक्वल होंगे। ठीक है भैया, इक्वल होंगे तो देखो इसमें वैल्यू फिट करो, के वाली इक्वेशन मिलेगी, क्या आ जाएगा? बस बीच में माइनस है तो माइनस के बाद एक से ज्यादा टर्म हो ब्रैकेट लगा लेना, साइन की एरर मत करना, वो भी गलती हो जाती है। ठीक है, यहाँ मैं समझाने का काम कम हो रहा है, आप सबके नॉलेज है, ये सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आप लोगों को। जिसने एक बारी मेरी क्लासेस ली हुई है वो आराम से, मतलब उसको मेरे करने से पहले ही कर रहा होगा। ठीक है, और जहाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है आप समझ के मेरे से पहले कर ही पाओगे, क्योंकि सबने बेसिक सुना हुआ है। थर्ड माइनस सेकंड कर रहे हैं, तो ये थर्ड टर्म है 2k+1 माइनस सेकंड टर्म है 2k-1। ठीक है भैया, और आप ध्यान देना, सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2k-1 माइनस के इज इक्वल, इधर देखो माइनस के बाद ब्रैकेट लेना जरूरी था, नहीं तो साइन एरर आती। माइनस से ब्रैकेट खोल दिया हमने, 2k-2k कट हो गया, इधर 2k-k आ गया। ठीक है भैया, और ये 1+1 2, और -1 उधर जाएगा +1, यानी के का आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। के का आंसर 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन देखो बी पार्ट आपका आंसर आ गया। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी कंफ्यूजन है तो ज़रूर बोल लीजिएगा। ठीक है जी, नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हाँ,
नेक्स्ट 6 पर आ गए, जहां आपको आपका स्पीड थोड़ा धीरे रह जाए वहां आप ये पॉज करके कर लीजिए। रेगुलर बेसिस पर हम एक एक पेपर की प्रैक्टिस करते चलेंगे भैया। यूट्यूब पर सारी वीडियो लाइव होंगी, एक पर्टिकुलर टाइम पर लाइव हो रही हैं, आपको टाइम पता लग चुका है। अपने फ्रेंड्स को भी बोलो भैया, उनकी भी हेल्प करो कि जो जो बच्चा यहाँ पढ़ना चाह रहा है। ये 1 मार्कर देखिए, सितंबर में एग्जाम है आपके और 10-15 दिन अभी हमारे पास, 20 दिन लगभग लगभग बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप भी प्रैक्टिस करो, बाकी लोगों को भी बोलो, शेयर कराओ उन्हें। ये स्कूल पेपर मतलब बेस्ट है, मतलब आपने 20 स्कूल टीचर के बनाए पेपर कर लिए, 20 टीचर का दिमाग कि वो क्या सोचता है, कैसे पेपर बनाता है, वो आपने सीख लिया। ठीक है भैया, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी बच्चों के लिए। बात आसान मुश्किल की नहीं है, बात ये आपका पेपर के स्टाइल का प्रैक्टिस उसकी करो ना। अभी तक हमने बेसिक पढ़ लिया और कुछ चीजें कर ली, लेकिन पेपर के लिए तो यही तैयारी करनी पड़ेगी आपको। एक एपी है, एक एपी है 4, 9, 14, 19। वो कह रहा है आपसे A30 - A10 निकाल दो। A30 - A10, कोई बच्चा सर मैं पहले A30 38 टर्म निकाल लेता हूँ, फिर 10 टर्म निकाल देता हूँ, फिर माइनस कर देता हूँ, कर सकते हो, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन टाइम खराब मत करना। सीधा 38 टर्म का फॉर्मूला डालो। एपी की 38 टर्म का फॉर्मूला A+20 90, बीच में माइनस है, ब्रैकेट का ध्यान रखना। 10th टर्म का फॉर्मूला डालो A+90, और दोनों को आपस में लड़ा दो, अलग अलग निकाल के क्यों टाइम खराब करना है हमने। ठीक है, बीच में माइनस का साइन तो है ही, माइनस से ब्रैकेट खोलोगे, A - A कट जाएगा, 20 90 -90, ये आपके पास आ जाएगा 20D। और देखो एपी है तो आपके पास ए और डी तो है ही, आपको डी की जरूरत है, पोस्ट माइनस प्री टर्म कर लो, 9 - 4 D 5 आ गया, डी की जगह 5 पुट कर लेते हैं। ठीक है भैया, तो ये मेरे पास 100 आ गया, तो मेरा आंसर ध्यान दीजिएगा 100 हो गया। ठीक, तो ब्लैंक फिल करना था आपको, वहां आप 100 लिख दीजिएगा। ठीक है, आंसर। एक एपी में D - 4 है, D - 4 है, कॉमन डिफरेंस -4 है, 7 टर्म 4 है, वो आपसे ए पूछ रहा है। ठीक है जी, बच्चे कह रहे हैं सर 7 टर्म का फॉर्मूला तो A+6 ही होता है, A+7 से 1 एक कम D, यानी A+6 ही। सर इसमें D डाल देंगे तो यही आ ही जाएगा। तो लो जी, बच्चों ने सिखा दिया है यहाँ पर। ठीक है जी, A - 24 इज इक्वल 4, जस्ट कैलकुलेशन और शिफ्टिंग है। ए बच्चों 28 आ गया। मेरा ध्यान है ऑप्शन तो कोई नहीं पूछी, नहीं सर ब्लैंक फिल करने को कहा है, तो ये आंसर आ गया हमारा A28। नेक्स्ट 8th, 8th में कहा गया आपको, एक क्वाड्रेटिक है x² + x+1, क्वाड्रेटिक है जिसमें वो बोलता है 1/अल्फा। इस क्वाड्रेटिक में 1/अल्फा + 1/बीटा की वैल्यू निकाल दो। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, और हर बच्चा तो जानता है कि इसने क्या पूछ लिया, पता नहीं कैसे निकालें, लेकिन एक अरेंज क्वाड्रेटिक में x² के कॉफिशिएंट को आप a कहते हो, x के कॉफिशिएंट को आप b कहते हो, कांस्टेंट को आप c कहते हो, और आपसे जो पूछा आप कैसे निकालोगे छोड़ो, लेकिन अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा है तो रूट के सम का फॉर्मूला -b/a होता है, उसमें आप b और a की वैल्यू फिट करोगे तो ये -1/1, यानी -1 अल्फा + बीटा आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, उसमें आप c और a की वैल्यू डालोगे तो ये 1 आ जाएगा। बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, पक्का रूट्स अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक के तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट हम निकाल सकते हैं, लेकिन पूछा तो 1/अल्फा + 1/बीटा है, तो आपको पता है यार वैल्यू तो आप अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा की निकाल पाए हो आप। तो जो पूछा है उसे उस हद तक सिंपल करो, जब तक सिंपल करो जब तक अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा ना बने, जैसे ये बन जाएगा इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, और इधर आप ऐड करने के लिए एलसीएम ले रहे हो, बीटा + अल्फा अपॉन अल्फा + बीटा, बीटा + अल्फा की वैल्यू -1, अल्फा बीटा की 1, आंसर आ गया -1। ठीक है, ब्लैंक फिल करना था तो यही मेरा आंसर हो गया। यूजुअली भैया जो टर्मिनल पेपर होता है उसमें 1 मार्क के 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इस वाले स्कूल के पेपर में इसमें 10 क्वेश्चन थे, क्योंकि ये एक्चुअली टर्मिनल ना होके कोई पीरियोडिक टेस्ट था प्रीवियस ईयर का सेंट्रल स्कूल का। ध्यान से सुनते रहना, इसे थोड़ा सा किसी किसी बच्चे के लिए बेटर मान लेना। वो कह रहा है भाई कोई दो को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है पी और क्यू। को प्राइम का मतलब होता है इन दोनों में एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है।
इन दोनों पी और क्यू का एचसीएफ जो है वो 1 है। ठीक है भैया, तो ये दोनों कोप्राइम है, इनका एचसीएफ 1 है। तो बोलता है आप बताओ पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बी को प्राइम होंगे, ट्रू और फॉल्स बताना है, ध्यान देना, ट्रू और फॉल्स बताना है। वो कह रहा है पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बी को प्राइम होंगे, उसने तो स्टेट कर दिया भाई होंगे को प्राइम, क्लेम कर दिया। अब आप कैसे सोचोगे को प्राइम है या नहीं? मैं कह रहा हूँ पी स्क्वायर को हम पी इंटू पी लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर को क्यू इंटू क्यू लिख सकते हैं। पी और क्यू में ज्यादा से ज्यादा 1 कॉमन था, तो पी और क्यू में कैसे भी देख लो ज्यादा से ज्यादा अगर 1 कॉमन है तो उनके स्क्वायर में भी भाई इन दोनों में 1 कॉमन है, इन दोनों में 1 कॉमन है, तो एक्स्ट्रा तो कुछ कॉमन आएगी नहीं। पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर में भी विजिबल है, इनका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पक्की बात सर बनाएगा, तो इम्प्लाई कर गया को प्राइम है, यानी स्टेटमेंट ट्रू है। बच्चे कह रहे हैं सर रीजन कोई इस तरह से कुछ लिखना है क्या? नहीं, कुछ नहीं लिखना है रीजन, सिर्फ सोचने वाली बात है। 1 मार्क क्वेश्चन का आंसर, स्टेटमेंट क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट हो सकता है। ठीक है भैया, ऑब्वियस पी और क्यू अगर कोप्राइम उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो पी स्क्वायर मतलब पी इंटू पी, क्यू स्क्वायर मतलब क्यू इंटू क्यू। जब पी और क्यू में कॉमन ही 1 है तो दोबारा वाले पी और क्यू में भी 1 ही कॉमन है, यानी दोनों की एचसीएफ 1 इंटू 1 यानी 1 ही कॉमन रहेगी, यानी ये दोनों पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर भी कोप्राइम होंगे। स्टेटमेंट ट्रू है, ये जरूर लिख देना, ट्रू या फॉल्स जैसा पूछा है वो आंसर जरूर कर देना। 10th, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इनकंसिस्टेंट। बोलता है लीनियर इक्वेशन का पेयर में जो दो वेरिएबल वाली इक्वेशन होती है, दो वेरिएबल वाली इक्वेशन है, ठीक है भैया, उसमें वो इनकंसिस्टेंट है, वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है दोनों। इनकंसिस्टेंट मतलब सबको याद होगा, पहले बेसिक याद कर लो, बहाने से इधर उधर की बातें भी पढ़ लेते हैं। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन वाली इक्वेशंस का मतलब होता था या तो उनका यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब होता था बच्चों इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है। इक्वेशनों का आंसर आए, लीस्ट एक आंसर आए, लीस्ट एक में यूनिक भी आ सकता है, इनफाइनाइट भी आ सकता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। आंसर ना आए इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इस पर भी 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। अभी क्या कह रहे हो? बोलता है अगर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो जो लाइनें बनेंगी वो इंटरसेक्टिंग होगी। बच्चा कह रहा है सर नहीं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में तो नो सॉल्यूशन होता है, और नो सॉल्यूशन में तो लाइनें पैरेलल होती है, इंटरसेक्ट तो करती ही नहीं है, जबकि यहाँ कहा जा रहा है इंटरसेक्ट करेंगी, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके बाद ये सेक्शन भी 2 मार्क का स्टार्ट है, तो अभी हम 1 मार्क के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसको आप फटाफट से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसी तरह से मैं कह रहा हूँ आज पहला पेपर हुआ है, आप रोज 1 या 2 पेपर करते चलो यार, जबरदस्त तैयारी कर जाओगे आप, और सभी मार्किंग की, मतलब 1 मार्क में अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे आगे हम करेंगे तो, 2 मार्कर 4 मार्कर सब सब तरह के मार्कर आ जाते हैं उसमें, जल्दी करने होते हैं। ठीक है, तो अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आदत बनाइए, और देखो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कितना जल्दी हो गया है ये। ठीक है जी, चलिए, बस मैक्सिमम 20-30 मिनट रोज की क्लास लगेगी और ये काम बहुत बढ़िया तैयार होगा। अच्छे से करना है रोज, ये यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो आपको मिलेगी। ओके, गुड बाय।